प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान लॉन्ग मार्च की नई तारीख देने में नाकाम, इतवार को महंगाई के खिलाफ एहतजाज, बनी गाला में बैठकर हुकूमत को ललकारते रहे। पीटीआई इत्तेहादी हुकूमत के नैब पर काटने की मज़ाहमत कैसे करेगी? क्या इमरान खान ऐवान में वापस आकर जानदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करने का प्लान रखते हैं? साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इत्तेहादी हुकूमत में माशी इस्तेहकाम न आया, डॉलर बेकाबू, हुक्मरान जमात नैब और FIA के पर काटने में मसरूफ, सदर पाकिस्तान ने नैब तरमीमी बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब मिफ्ताह इस्माइल ने जल्द IMF डील फाइनल होने की उम्मीद दिला दी। इसके अलावा बात करेंगे मेंबरान पंजाब असम्बली भी अरबपति निकले, दूसरी जानिब साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार भी करोड़पति निकले। जाली तरीके से सैकड़ों कनाल जमीन नाम कराने का इल्जाम, एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज, उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर से अबूरी जमानत ले ली। ये तमाम तो टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। क्लास अब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वैसे तो उनसे जानेंगे लेकिन जो हम उनसे जानने चाह रहे हैं उसकी थोड़ा सा बिल्डअप क्या होगा? नहीं, बिल्कुल फवाद क्योंकि हमारे कोलीग भी रहे हैं और बहुत सारे एक्टिव और बड़े आर्टिकुलेट एक तर्जमान रहे हैं इमरान खान साहब के, तो बहुत सारे सवालात हैं। हम इनके बाद चीज़ों के एडमायर भी रहे हैं, बहुत चीज़ों के बहुत सारे सख्त हम नाकद भी रहे हैं। सो दोनों हमारा उनसे इस तरह का चिट चैट चलता रहता है। तो आजकल थोड़ा सा मेरा ख्याल ऐसे इश्यूज़ थे जिन पे ये फवाद से बात करनी ज़रूरी थी। जब तक मिनिस्टर थे तो मेरा ख्याल है हमने कभी उनको जहमत नहीं दी कि चले हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ होता है। अब जब अपोजिशन में आ गए हैं तो आजकल जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ दो चार चीज़ें पूछने में कि आजकल फवाद हमें फ्रंट ये फुट पे नज़र नहीं आ रहे, माँ सिर्फ ट्विटर पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो पहले उनका वहाँ पे बनी गाला में कुछ और लोग आ गए हैं, अब वो मीडिया मैनेज कर रहे हैं या टिकटॉक से मुलाकातें करवा रहे हैं या कुछ और मशवरे दे रहे हैं। फिर हमने देखा हामिद खान साहब हैं जिनका फवाद साहब के साथ कभी कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं रहे। फिर इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकातें की, फिर साकिब निसार साहब से मिले तो वहाँ भी उन्होंने गिला किया जी शायद मुझे कोई एडवाइसेस ठीक नहीं की गई थी। तो सबसे उस वक्त ज़्यादा करीबी तो अगर देखा जाए तो बाबर रहमान साहब और हमारे दोस्त ये फवाद चौधरी साहब थे। तो मेरी एक थी इस वक्त वो चाल भी ट्विटर पे तो खास एक्टिव हैं और मेरा ख्याल PTA के उन चंद लोगों में से हैं जो खासा एक उस पर एग्रेसिव स्टांस रखते हैं। तो अगर हमारे साथ हैं तो अगर लाइन पे हूँ तो हम उनसे ज़रा थोड़ी सी बातचीत हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी क्लास साहब। जी बहुत शुक्रिया फवाद। मैं वही कह रहा था मैं कि फवाद साहब के साथ हमारी चिट चैट चलती रहती है, हम इनके एडमायर भी हैं, इनके साथ इन पर तनकीद भी करते रहते हैं। सो मिला जुला काम हमारा लगा रहता है। तो आज जब तक आप वज़ीर थे तो हमने आपको जहमत नहीं दी, लेकिन अब आप क्योंकि अपोजिशन में हैं तो बहुत सारी बातें खुलकर हो सकती हैं। तो वही थाट कि आपसे रिक्वेस्ट कीजिए एंड वेरी कैंडली आपने हमारे शो में शिरकत की है सर। तो सर जी ये पूछना ये था कि आजकल आप हमें कोई थोड़ा सा फ्रंट फुट पे नज़र नहीं आ रहे। उस पर ट्विटर पे तो प्रेजेंस आपकी मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करने में या कोई वहाँ पे मुलाकात अरेंज करने में मीडिया के लोग हैं, दीगर जैसे टिकटॉकर्स की हमने देखी है, तो वो फयाज चौहान साहब हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। आप कहाँ पर गायब हैं? मैं ट्विटर की नहीं बात कर रहा, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ सर। मैं नहीं, वो 10-12 दिन तो हो गया था, कोविड हो गया था। ओहो आई एम सॉरी। चक्कर में थोड़ा जो है वो ज्यादा खर्चे कर रहे थे। बाकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मामलात में इन जैसे थे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें लग रहा था शायद इमरान खान साहब जो हैं उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जिनके साथ आप या आपकी जो मेजर एक आपका क्लाउड रहा, इन्फ्लुएंस रहा इमरान खान साहब के करीबी और बड़े पावरफुल साथियों में आप समझे जाते थे कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें की हैं जिनके साथ शायद आप ये कंफर्टेबल फील नहीं करते। या इमरान खान साहब ने जैसे साकिब निसार साहब को कहा जी मेरी लीगल टीम ने मुझे मशवरे सही नहीं दिए थे, या हाँ हमने देखा हामिद खान साहब हैं वो इमरान खान साहब से मिले, आपकी उनके साथ भी थोड़ी सी कोई अच्छी एक उसमें चलती रहती है चिट चैट। आप क्या समझते हैं कि खान साहब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं आप जैसे दोस्तों से, या वो समझते हैं कि शायद उनको एडवाइसेस ठीक नहीं दी गई थी, नो ही नीड्स न्यू काउंसलर्स? पहली बात तो यह थी कि एडवाइसेस कोई फ्रेंकली जो लीडर होता है वो अपने फैसले ही करता है, एडवाइसेस को इतनी नहीं होती। और जो सेटअप्स होते हैं वो उसके मुताबिक अपनी अपनी मिनिस्ट्री में लोग चला रहे होते हैं और उस तरह ही जो है वो चल रहा होता है। बाकी हामिद खान वगैरह तो बेचारे जो हिस्ट्री के ट्रैश के लोग हैं वो आते जाते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको जो हामिद खान साहब से मुलाकात हुई उनकी, आपको कोई ऐसा उस पर कोई एतराज़ या हाल्ट नहीं है? क्योंकि हामिद साहब ने आपके बारे में बड़ी सख्त बातें की थी। देखिए जी मुझे क्या एतराज है, वो आए मैंने कहा आप उनकी कौन सी कोई हैसियत औकात रह गई है, वो तो फारिग हो गए।
वफाद असल में उन्होंने बड़ा सख्त बात कर दी। उन्होंने कहा जी मैं बातचीत कर रहा हूँ, अभी तो जुदा की है इमरान खान साहब से, मगर कुछ लोगों के साथ जिनमें उन्होंने बाय नेम आपका नाम लिया और बाबर अवान साहब का, कि उनके होते हुए मुझे वापस आना कबूल नहीं है। वो तो वैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब उठा के उन्हें ले आए थे, उनको किसी ने बुलाया ही नहीं था, ना ही खान साहब ने कोई इतना था। वो तो ऐसे शाह साहब ने कहा जी उनको भी मिल ले, उन्होंने कहा उनको भी मिल लेते। नहीं, उन्होंने कहा मुझे बुलाया गया, खास तौर पे बुलाया है तो इसलिए मैं तो गया था। कोई खास तौर पे नहीं बुलाया था। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे, उन्होंने कहा जी वो एक केस हमने फाइल करना है, तो वो अगर वो अहमद खान आ जाए तो कर लें। खान साहब ने कहा चले उससे करवा लें। इमरान खान को भी पता है उनकी हैसियत औकात का। आप फवाद ये कह रहे हैं कि शाहमुद कुरैशी साहब ने गलत बयानी की है हामिद खान साहब के साथ, उनको कहा है कि इमरान खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे शो में लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी मीटिंग की। और आप अगर ये बात कह रहे हैं, आपकी बात में हम यकीन किए बगैर नहीं रह सकते, आप इतना इंपॉर्टेंट आदमी हैं, आप कह रहे हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया, तो शाहमुद कुरैशी साहब ने कहा दोनों साइड से नहीं प्लेट बोथ साइड्स। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खान साहब को कहा कि अगर उनको ले आए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो खान साहब ने कहा ले आए। कोई ऐसा इमरान खान को यकीन नहीं थे उन्हें मिलने में, तो वो कोई आमिर खान की इज्जत नहीं करते, उनको पता है कि उसकी कोई इतनी वो औकात नहीं है। अच्छा, कल हमने देखा ये टिकटॉकर से मुलाकात हुई है और उसके बाद ये सोशल मीडिया, क्योंकि आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है आप लोगों की, तो कुछ ज़्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया कि खान साहब अगर आप उस पर टिकटॉकर्स के साथ मुलाकात पे आ गए, उनसे कोई सोशल मीडिया पे उनको हेल्प चाहिए अपना नैरेटिव बनाने के लिए, आप इसको कैसे व्यू करते हैं? ठीक मूव है कि टिकटॉकर्स के साथ जिनको लोग सीरियस नहीं लेते, फ़नी उनकी कॉमिक उनकी मूवीज़ होती हैं, बहुत सारों पे तो शायद कुछ लोगों का एतराज़ भी है, आप इसको कैसे देखते हैं? 2018 में जब मैं पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना था जी, तो मैंने कहा कि देखें ये जो आखिरी 4-5 साल है फॉर्मल मीडिया के, सोशल मीडिया टेक ओवर कर लेगा। और उस वक्त बड़े दोस्तों ने तनकीद की कि ये गलत हो गया ना, कि मैं ये नहीं कह रहा था कि ये सही है ये गलत है, मैं सिर्फ बता रहा था कि ये होना है। और अब आके आप देखें कि आप लोगों की अपनी जो फॉलोइंग है, जो आप यूट्यूब के ऊपर वीलॉग करते हैं, वो कहाँ पे है और जो फॉर्मल टेलीविजन है वो कहाँ पे रह गया। सो ये जो टिकटॉकर्स हैं ये भी एक और किस्म की मीडिया को डिपिक्ट करता है। यूट्यूबर से जब खान साहब मिलते थे तो तस्वीर होती थी कि देखिए जी वो फॉर्मल मीडिया को छोड़ के उनसे मिल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि यूट्यूब और ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब ये जो एवरेज टिकटॉकर है इसकी जो फॉलोइंग है वो 6-7 मिलियन लोगों की है। अब ये जो 6-7 मिलियन लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मैसेज पहुंचाना है उनको, किसी को सही लगे या अच्छा बुरा लगे। अब ये एक मैसेज पहुंचाने का तरीका है, वो अपना करते हैं, उसमें कई चीजें किसी को पसंद होगी किसी को नहीं पसंद होगी, बट इंटरेक्शन विद पॉलिटिकल पार्टी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है और पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना है बगैर पैसे खर्च करे। हमारे पास तो वो पैसे भी नहीं है, ना ही फ्रेंकली हमारी पार्टी में कोई रवाज है इतना को वो चिल्लड़ या चित्तर देने का, तो वो इसलिए इस तरह ही चलता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फवाद, दुनिया भर में डिजिटल मीडिया और ये इनफॉर्मल मीडिया, इसको जिस तरह मर्जी नाम ले लें, ये उभर के आ गया, डे बाय डे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मगर अभी पुराना मीडिया भी एग्जिस्ट कर रहा है। और मैंने देखा है अक्लमंद गवर्नमेंट जो होती हैं वो सभी को उसका मुकाम देती हैं और उसकी वैल्यू हर एक की अपनी है, फॉर्मल की अपनी है, इनफॉर्मल की अपनी है। आपका है कि ये जो थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड ये तासुर जिसका भी आपने इजहार भी किया है फॉर्मल का, वो इन प्रैक्टिस भी नज़र आया, तो ये इसकी वजह से फॉर्मल मीडिया में बहुत ज़्यादा आप लोग आइसोलेट नहीं हो गए हैं? काफ़ी ज़्यादा लोगों से एक ज़ाती सा ही दुश्मनी बना ली है आपने? ये दुश्मनी नहीं है अमर, बात यह है फॉर्मल मीडिया जो है ना उसको मैनिपुलेट करना उस बड़ा आसान है। मसलन आप देखें एक ओनर को आपने उसकी एफपीआर को नोटिस देना है, सारा आपका जो फॉर्मल मीडिया वो चेंज हो जाएगा। एक आदमी से आपकी नहीं बन रही वो सारा फॉर्मल मीडिया चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मल मीडिया का प्रॉब्लम यह है उसके ऊपर मोनोपोली बहुत है। आप खुद देख लें, आपने टेलीविजन प्रोग्राम किए हैं, आपकी जहाँ पे मालिक की लाइन से इधर उधर हुए, उन्होंने कहा जनाब कल से आपका प्रोग्राम बंद है तो अपना काम करो, उसमें जो मर्जी आप करवा लें। इशू ये है कि जो लिमिटेशंस है ना फॉर्मल मीडिया की वो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान में मैंने तो पूरी कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर चेंज करें और इसमें एक आदमी की मोनोपोली को खत्म करके कम से कम कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसको कोई एम्पावर करें, कोई करें, लेकिन वो नहीं होता। तंजीमें भी मालिकों नहीं बनाई हुई है,
सो उससे के चक्कर में फॉर्मल मीडिया की अहमियत इसलिए कम हो रही है और इसलिए उनकी हैसियत जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है और वो उनको लोग सुनना छोड़ गए हैं कि उसके ऊपर जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा फवाद, आपने कहा कि मैनेज करना, मैनूवर करना, आर्म ट्विस्टिंग करना बड़ा आसान है। आप 4 साल तकरीबन आप रहे हैं, आपने किया, इनको मैनेज किया, मैनूवर किया, आर्म ट्विस्टिंग की, इनकी चैनल्स की, मीडिया हाउसेस की? हेलो, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। लाइन कट गई है यार, दोबारा मिल जाएगा उनसे या चौधरी साहब से। जी, फवाद चौधरी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। क्लास साहब, उनसे ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो एहतजाज कल का हुआ और फिर हम देख रहे हैं कि कोई डेडलाइन नहीं आई या कोई ऐसी बात नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च कब होगा, तो इससे देयर इज़ एन ऑब्वियस डिले। क्या चल रहा है दिमाग में? उस पर तो भी हम आते थे, वो अगर लाइन पे आते वो था, पूछने थे ये सवाल। पहले हम थोड़ा सा मीडिया में फंस गए, हमारे कुलीग हैं, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ ही बैठे थे, हमारे साथ शो करते थे, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, मस्त है। बल्कि सियासत में जाके वो ज़्यादा, मैं तो ये समझूंगा अगर इस मीडिया में रहते तो फवाद का ज़्यादा बड़ा नाम, एंकरिंग में ज़्यादा अग्रेसिव भी थे, आर्टिकुलेट भी थे, बात भी बड़ी अच्छी करते थे। वहाँ पे जाके ज़्यादा बिटर हो गए। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ से उठ के, हमारे स्टूडियो से उठ के, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, उठ के हुकूमत में गए थे, इतने बिटर क्यों हो गए मीडिया से, वो फॉर्मल मीडिया से इतने नाराज़ क्यों हो गए? तो मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, उनकी लाइन मेरा ख्याल है उस पर लाइन कट गई है या फवाद बहादुर आदमी काटने वाला नहीं है, बात करेगा मगर वो इसलिए भी हमारे लिए तो वो जो कह रहे हैं ना आर्म ट्विस्टिंग का, तो हम तो खुद उस आर्म ट्विस्टिंग का शिकार रहे हैं। मैंने कहा नहीं है, मैं अब क्या कहें, हम भी उसका और इन्हीं के दौर में रहे हैं, इन्हीं के दौर में रहे हैं। और ये भी पता है हमें, तो उन बंदों का नाम भी पता है जिनकी वजह से या जिनके कहने पे अब अच्छा नहीं लगता, क्या कहे बंदा, अपने आप को मजलूम बना के पेश करे सर। मगर बहरहाल फवाद आएंगे तो उनसे ज़्यादा मज़ेदार बात है। इनकी खूबी यही है वाकई कि ये दिलेर बात करते हैं और खुल के करते हैं, वरना एक सियासतदानों में कई दफ़ा एक मुनाफिकाना सी एक तर्ज अमल हो जाता है कि वो बात खुल के जवाब नहीं करते, खड़े नहीं होते। इनका एक स्टांस है, लाइक इट और नॉट, मगर ये उस पर खड़े भी होते हैं और बात भी करते हैं, और अच्छी बात है। मेरे साथ तक तो किसी को एतराज़ नहीं कि सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी वैल्यू है और वो बिल्कुल उसकी वो है। पर दुनिया भर में पुराना मीडिया भी इसको एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बहरहाल उसमें फॉर्मल, उसके अंदर जो आपकी एक ज़िम्मेदारी होती है, हमारे पे एक ज़िम्मेदारी है। मैं कोई अग्राज साहब, फॉर्मल मीडिया के अंदर हम अगर गलत करते हैं तो हम कानून की गिरफ्त में भी हैं, हम और भी बड़ी रेगुलेशन की गिरफ्त में हैं। सोशल मीडिया गिरफ्त में नहीं होता, तो वो कई दफ़ा तो उसका बड़ा मज़ा आता है, मगर बाकी लोग बल्कि ज़्यादा घबराते हैं। ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो बता रहे थे आर्म ट्विस्टिंग वाली, उनकी अब आर्म ट्विस्टिंग का तरीका भी नहीं निकाला गया, तो कल को अपोजिशन में होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाला सिलसिला तो ये मज़ेदार टॉपिक था जिस पर बात करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, अभी फवाद साहब को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक में आने के बाद बड़ी मज़ेदार ये डेवलपमेंट हफ्ते में जी हमारे साथ मौजूद हैं फवाद साहब। ठीक है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अगर उनका नंबर मिल गया, और इसके अलावा बात करेंगे जो सियासी मामलात हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी होपफुल है, इन तमाम इश्यूज़ को उठाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब से ब्रेक में हमारा रब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप जी साथ मौजूद हैं। साथ मौजूद है फवाद, सॉरी वो मेरा ख्याल लाइन कट गई थी। हाँ जी, समाओ वो कोई जी सर। अच्छा, मैं कह रहा था, आपने कहा कि मालकान को, मीडिया हाउसेस को, एंकर्स को मैनेज, मैनूवर, इनको आर्म ट्विस्टिंग करना बड़ा आसान है। आप एक बड़े पावरफुल एक वो रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं इंफॉर्मेशन के। इमरान खान साहब खुद भी बड़ा ज़ाती लेते, सबसे बड़ी मीडिया टीम आपकी थी जो 3-4 साल गुजरे हैं। आप लोगों ने आज तक ये कभी किसी मीडिया हाउस को, एंकर्स को इनकी आर्म ट्विस्टिंग की, इनको नोटिस भेजे, इनको आपने मैनूवर किया जो आपने बताया कि आसानी से हो जाते? आपके दौर में हुआ ये कुछ? वो इस तरह था कि जब बीबी बेनजीर भुट्टो जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो मेरे ताया गवर्नर थे पंजाब के, तो वो उनको बड़ा गिला रहता था कि नवाज शरीफ जो है वो साफी जो है वो बड़ी मैनेज करते हैं, और वो उनको, तो वो उन्होंने एक दिन यही वो बात कर रही थी कि हमसे ये मैनेज नहीं होता मीडिया और बड़ा खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि बीबी बात ये है
या ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲੜ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਛਿੱਤਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ मैनेज होना। तो आपने कौन सा रूट लिया भाईजान? आपने छितर मारे या छिल्लर दिए हमें? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने भी ना छिल्लर दिए ना छितर दिए, तो हमने क्या मैनेज करना था? टोटल हमारी आप देख ले कि जो एडवर्टीजमेंट है वो नहीं फवाद, ये तो बात सुने भाईजान, ठहरे। अब ये तो अब आप पतली गली से निकल गए ये कहे के कहना हमने छितर मारे, हमने देखा मीर शकील रहमान जेल में रहे सर, बहुत सारे मीडिया हाउसेज में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे, आप कहते थे इकोनॉमिक मसाइल है। साल तो बेरोजगार हम भी रहे वैसे। तो हम नहीं लेते क्रेडिट, हम उसमें नहीं घुसते, हम विक्टिम नहीं बनते। आपको तो बड़ा करीब से पता है कि मीडिया को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, बड़ी सख्ती से हैंडल किया। अब इतने मासूम आप भी नहीं थे भाईजान। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारे दौर में 40% प्रॉफिट बढ़े हर मीडिया हाउस के। ये अलहदा बात है, उन्होंने नीचे जो है वो 1 रुपया ट्रांसफर नहीं किया, और ये एक पूरा जो यहाँ पे बनाया गया कि मीडिया को पैसे कम हो गए, ये हो गया। हालांकि हमारे दौर में चूंकि इकोनॉमी बहुत एक्सपेंड कर रही थी, तो हर मीडिया हाउस आप इनसे कहें ना कि ये अपने जो सारे मालिकान हैं इनको कहें अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करें, क्यों नहीं डिक्लेयर करें? 5 साल हो गए, एक मीडिया हाउस ने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया, ना ही उन्होंने अपना पेपर जो अपना फाइनेंशियल है वो डिक्लेयर किए। हम लोग तो नहीं फवाद, आपसे मुराद है जो आप दरमियान में चले भी गए थे, जरूरी नहीं है कि आपके दौर में हुआ, लेकिन हुकूमत इमरान खान साहब की बहुत सारे एंकर्स हैं ज़ाती तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको हुकूमत ने इंटरेस्ट ले के उनके शोज बंद कराए थे, ये तो आपके भी नॉलेज में है। नहीं, कोई शो बंद नहीं हुआ, कोई एक शो बंद करवा सकती है हुकूमत। ये भी सिविल हुकूमत के पास इस पाकिस्तान में कहाँ इतनी अथॉरिटी होती है? नहीं सर, आप नहीं कर सकते थे फवाद, तो ये कैसे कर सकते थे? ये नवाज शरीफ वगैरह अगर आपने नहीं किया तो आप कह रहे वो करते रहे, हमने नहीं किया सर। नहीं, ये अभी इस वक्त आके तो जो हुआ है, देखिए होता यूं है कि जब आपके पास प्रॉपर डंडा हो, डंडा पाकिस्तान में इलेक्टेड लोगों के पास तो नहीं होता, वो तो जब तक इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इकट्ठे हो जाए और वो करे पूरा तो फिर डंडा होता है, वरना कहाँ होता है। अच्छा, आपने कल एक ट्वीट किया था जिस पर खासी बहस हो रही थी कि कुछ सहाफ़ियों का आपने कहा 14 के करीब, शायद आपने को फिक्र भी दिया, ये वो सहाफ़ी हैं जिनको हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की कंसल्टेंसी दे रही है, पैसे दे रहे हैं, बला बला दे रहे हैं। अच्छा, वो इल्ज़ाम लगाते हैं जनाब कि नहीं जनाब कि आपके कुछ पसंदीदा एंकर्स हैं, कुछ आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स हैं, आप उनको मैनेज किया हुआ है। लगता है तो ये है 99% मीडिया जो है आपने और शहबाज शरीफ साहब ने आपस में मैनेज कर लिया है। आपका बस चला आपने मैनेज कर लिया, इनका बस चला तो इन्होंने मैनेज कर लिया सर। नहीं, मैनेजमेंट देखे ना जी, मैनेजमेंट एक तो मैनेजमेंट है कि जो नुक्ता नज़र जो है पहुंचाना, और ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पे हैं वो इसलिए प्रो पीटीआई हैं कि लोग प्रो पीटीआई हैं, और लोग आपने अभी देख लें ARY की रेटिंग कहाँ पे और बाकी जो लोग हैं वो रेटिंग्स कहाँ पे चली गई हैं। तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उसका आपको फील आती है। जो यहाँ पे पीटीआई ने तो कभी इन्होंने पीटीआई ने कभी चाय की प्याली नहीं पिलाई, इन्होंने कहाँ पैसे देने हैं किसी को? नहीं, अगर पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं तो बैक वालों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आपको पता है उनका भी फॉलोइंग नहीं है। नहीं, जब लोग निकलते हैं जलसे जुलूस करते हैं, लास्ट टाइम कितना बड़ा उन्होंने वो क्या फॉलोइंग पे अगर जाए आप सच फवाद, मीडिया को सच कहना चाहिए या पॉपुलर बात करनी चाहिए कि हमें रेटिंग मिलेगी? नहीं, बात यह है कि जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनको वाकयात रिपोर्ट करने हैं, जब एनालिसिस करना होता है तो उनको वो करना चाहिए जो उस वक्त सही है। तो एनालिसिस में और रिपोर्टिंग में फ़र्क है। अच्छा फवाद, हमने देखा कि ये आपने एक ट्वीट किया था, आपने उन पे तारिक बशीर चीमा साहब पे और सालिक पे किया था शायद, बड़ा सख्त ट्वीट था, जैसे आपका मिजाज भी अग्रेसिव मिजाज है आपका, तो कुछ अरसे बाद आपने या कुछ टाइम बाद उसको डिलीट कर दिया उसको ट्वीट को, क्या वजह बनी सर? हाँ, वो बस सालिक का फोन आ गया था, उसने बड़ा गिला किया कि आपने नहीं करना था, मुझे करना पड़ गया। सालिक से भी ज़ाहिर बड़ा ताल्लुक, और उसने सालिक ने कहा कि मैं पर्चा वगैरह कराने में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने कराया है, ना ही हम ये कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इख्तलाफ है, वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं चौधरी साहब आने लाइटर नोट ना ਤੁਹਾਨੂੰ एक टेलीफोन आवा जावे तुसी अपने ट्वीट डिलीट कर देंगे हो सर? नहीं, लेकिन वो सालिक ने कहा ना कि ये गलत है, मैंने नहीं कराया पर्चा, ना ही हमारा कोई ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है अगर वो कह रहे हैं इससे चौधरी साहब, इससे तो ये तासुर मिलता है कि आपस में आप लोगों के ज़ाती तल्लुकात और वो सारी चीज़ें ज़्यादा मुकद्दम हो जाती हैं, बाहर ये फिर पोस्टरिंग होती है, बाकी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है। नहीं, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं है, ताल्लुक तो लोगों से पुराने होते हैं, वो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका हो तो वो होते हैं। अब आपसे जो मर्जी लड़ाई कर लें, लेकिन आपसे लिटरली आप मतलब बचपन का ही ताल्लुक है, तो जाहिर है आपसे ये भी नहीं हो सकता है कि कोई
बात आपका नुक्ता नजर आएगा तो मैं उसको कहूंगा नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, जो सही होगा वो सही। अच्छा, आपके कज़न है फ़रोख, वो बड़े आपके साहब ज़ाहिर यूर फैमिली, आप एक ही फैमिली में इकट्ठे वो ग्रो अप हुए, उन पे बड़ा सख्त ट्वीट किया था जब उनके सिंध हाउस में उनकी पिक्चर्स आई थी, वो ट्वीट आपने डिलीट मेरा ख्याल है नहीं किया? नहीं, वो इसलिए देखेंगे वो तासुर ये जाता है कि जिस तरह से कोई फैमिली में, जिस तरह से आपने बताया, जाहिर है हम तो बड़ी क्लोज फैमिली है, तो वो यूं लगना शुरू हो जाता है कि जी वो हम तो मिलकर ही एक दूसरे के साथ गए हैं, वो उधर चला गया हम इधर चले गए। तो ऐसा था ही नहीं, बिल्कुल ना ही कोई ऐसी जो है बात, ना उन्होंने हमको मशवरा किया, उन्होंने बिल्कुल ही किसी से मशवरा नहीं किया, ना अपनी फैमिली से मशवरा नहीं किया, और अपने जाती जो हमारे लोग हैं उनसे मशवरा नहीं किया, और अचानक बस उन्होंने रात को फैसला कर लिया। तो वो एक बड़ा ही बेहुदा फैसला था, उसने उनकी अपनी सियासत को तो खत्म करके रख दिया। अच्छा, वो टॉपिक बदलते हुए थोड़ा सा आगे चलते हुए, नैब का जो अब कानून इन्होंने तब्दील किया है जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसमें तो असासे का मतलब चेंज कर दिया, वो कोई एक्यूज्ड की गवाही ख़त्म हो गई, डेवलपमेंट फंड्स निकल गए, वो जो ओनस होता था एक्यूज्ड पे वो भी ख़त्म हो गया। मगर उनका आर्गूमेंट ये है, वो कहते हैं जी जब ठीक भी था 4 साल जो आपके दौर में रहा तो नतीजा कोई नहीं निकला, सिवाय इसके कि लोग अंदर किए गए, साबित कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हमने ये किया है। नहीं देखिए, 400 इस वक्त जो नैब है जब से बनी है तो उसने 850 अरब रुपया जो है वो रिकवर किया, 823 अरब रुपए तकरीबन। यार वो फिगर्स मेरे जाए, उसमें ज्यादातर जो है ना वो इसमें बड़े प्रोग्राम वहाँ पर हम कर चुके हुए हैं, वो जो फिगर बनाया जाता है वो एक उससे, ये जो 460 अरब रुपया फॉर एग्जांपल बैरिया का है, 2-4 बड़े चंक्स आ जाते हैं, बाकी वो क्वालिटेटिवली कुछ नहीं है उसमें। नहीं, वो केस ही हाई प्रोफाइल केसेस में हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ का या इतने लोगों के कोई अंदर नहीं हुआ, किसी पे साबित नहीं हुआ। नहीं, पहली बात तो यह कि ये बैरिया वाला जो है ना वो इसमें शामिल नहीं। 480 अरब रुपया ये हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में रिकवर हुआ, इसमें वो बैरिया का जो है वो हिस्सा शामिल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ओमनी ग्रुप का शामिल है, जो जरदारी के 5000 करोड़ केसेस थे वो थे। देखिए, नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कन्विक्ट हुए हैं। सब प्रॉब्लम जो रिकवरी की है वो तो ये हुई ना कि रिकवरी तो इनसे होनी थी अगर इनसे इनकी अपीलें डिसाइड हो जाती। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, पूरी दुनिया में इसमें टाइम लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अब किया इन्होंने ये तो बिल्कुल ही, यानी जो इन्होंने वो आजकल वो मीम बनी हुई थी ना कि शरीफ फैमिली ने फैसला किया है कि तमाम गवाह हमारे अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। तो वो जो तमाम गवाह देखें, 5 तो लोग इनके जो है ये FIA वाले केस में अब तक जो है वो उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं। इसी तरह से जो इनको तारीखें जिस तरह से मिली, जो आपके सामने है, जो होता तो सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन का या नैब का इशू नहीं है, जुडिशरी का प्रॉब्लम है, लॉज के प्रॉब्लम है, एविडेंस के प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद आज देखें 1200 अरब रुपए के टोटल केसेस जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसमें से 1100 अरब रुपए के केसेस आज उन्होंने खत्म कर दिए और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत दे दिए, राना साहब के तहत दे दिया है कि FIA की तरह जितना वो जबरदस्त काम कर रहे हैं आप नैब इनके। तो आपने जो लूप होल्स थे वो खत्म करके उसको बेहतर करना था, ना कि ये कि आप एक ही है उसको भी आप खत्म कर। अच्छा फवाद, आप थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे आते हैं। ये आवाज़ें आ रही थी कि इस्तीफ़ा देने के हवाले से, जब स्पीकर साहब ने नोटिस जारी किया जी आप लोग हैं और इस्तीफ़ा वेरीफाई करें, तो आपके मेंबरान वहाँ पे नहीं जा रहे और उसमें रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे मेंबर अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते, डरते हैं कि ज़िमनी हुए तो कुछ और लोग कंस्टिट्यूंसी में आ जाएंगे। आप खुद कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, आपको पता है कि अगर आप 1.5 साल पार्लियामेंट में ना रहे तो आपके लिए मसला होगा अगले इलेक्शन में। तो पार्टी के अंदर एक उसमें सोच आ रही है, वहाँ पर बगावत सी आ रही है जी हम इस्तीफ़े नहीं देते। इसके बारे में कुछ है कोई रिपोर्ट्स या ये हम ऐसे गलत सुन रहे हैं? जी फवाद साहब, इस्तीफा देना। फवाद, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज़ कट गई है दरमियान में। मेरा दोबारा रब्ता करना पड़ेगा। आई थिंक फिर सिग्नल्स ड्रॉप हुए जी। अच्छा, सियासी सवाल पूछ रहे थे क्लास साहब। आप आमिर साहब,
जो अभी तक फवाद साहब ने बात की है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब स्ट्रैटेजी क्या है ब्रेक के बाद, अगर हम इसके ऊपर डिस्कस ब्रेक कर के लें बाद further। बताते हैं कि इस पर भी बात कर रहे हैं। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल जो है ना काज साहब की इस्तिलाह में छोड़ा है, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले आप खुर्रम दस्तगीर के हवाले से बात करना चाह रहे थे। जी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दिया है कि जनाब अगर हम इसलिए हमने ये गवर्नमेंट लिया है कि ना लेते तो हमारे पे जो मुकदमात बनाए हुए थे और हम सब ने बाहर हो जाना था सियासत से या जेल में हो जाना था और 15 साल तक जो है ना इन्होंने ही रहना था। तो वो बातें हैं कि असल में कि खुर्रम दस्तगीर ने टीवी पे कही हैं, वरना ये बातें हम टीवी पे अक्सर हम भी बड़ी दफ़ा कहते रहते कि जो इक़्तिसादी मुल्क के हालात थे इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट लेना वो तुक नहीं थी बनती, और वो इसीलिए कि ये मुकदमात वजह थे, और दूसरा उनका ख्याल था कि हम ये बयानियाँ बदल लेंगे जिसमें वो फेल हो गए हैं। हाँ, नैब वाले में जिस तरह हम बता रहे थे कि नैब का मेरा ख्याल नैब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर क्यों तनख्वाहें दें आप उनकी जो तनख्वाहें लगाएं तो बेताशा एक बड़ी टीम रखी हुई है। अब जब टूथलेस बॉडी करती है तो उसको बेहतर ये है कि इस कानून के नया कानून एक बनाएं, ऑर्डिनेंस लगाएं, जो भी है इसको ख़त्म कर दें, जो है ना इसकी तुक नहीं बनती है सबने, क्योंकि इनसे बाकी वरना तुक इस वक्त यह है कि इकॉनमी की लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि हालात जो भी चल रहे हैं इससे मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। वो इसलिए कि इनको तकरीबन 35 बिलियन 36 बिलियन डॉलर चाहिए एक्सटर्नल, उसके लिए $8 बिलियन जो है ना इनको वादा किया है चीन, यूएई, सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर करने का, कि पोस्टपोन करने का, और 8 बिलियन के करीब डॉलर जो है ना इन 3 मुल्कों ने वो यहाँ पे पार्क कर देंगे, इनके ख़जाने में आ जाएगा। 16 बिलियन हो जाता है, 20 बिलियन डॉलर जो है ना वो इनको कहीं से करना है, और वो उसके लिए इन्होंने स्कूक बॉन्ड लेंगे, ये फिर जो है कमर्शियल लेंगे, बहुत महंगे किस्म के कर्जे जा दिए जाएंगे, और अंदरूनी रिसोर्सेज के लिए कोई एक्सपेंडिचर खर्चा कम नहीं कर रही है, तो ये नोट छापेंगे जिससे कि महंगाई और बढ़ेगी। पहले ही लोगों का बुरा हाल है, और बुरी खबर ये है कि पेट्रोल की उसमें इन्होंने 30 रुपये लेवी जो है ना आज नहीं तो कल, ये जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं और यूक्रेन की जंग जारी है, इन्होंने 750 अरब रुपया इकट्ठा करना है, तो वो मज़ीद 30 रुपये बढ़ाने की जो है आज नहीं हफ्तों में कह लें या 1-2 महीने में कह लें, वो एक और एक हथौड़ी का जो है ना एक वार आ रहा है। अच्छा, ये जो आमिर साहब बता रहे हैं क्लास साहब के जिस तरह से 2-3 मुल्कों ने कहा है कि वो देंगे, ये मिफ्ता इस्माइल साहब इसी की बात कर रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि इकॉनमी 2-3 महीनों में स्ट्रेंथन हो जाएगी। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सच सुनना जो है ना, मुझे फवाद की बात से लगा है, वो फॉलोइंग लूज करना है। यू हैव टू स्पीक पॉपुलर लाइन। सहाफत की जाती होती है सच बोलने के लिए, फैक्ट्स लाने के लिए, ना कि रेटिंग्स लेने। मेरा ख्याल है, भाई भी लोग इस डिसएग्री कर सकते हैं। इसलिए लोग जो जर्नलिज्म पहले जो होती थी, मतलब आज जब ये डिजिटल मीडिया नहीं था, जब रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, या ये ट्विटर, यूट्यूब नहीं, इससे पहले जर्नलिज्म नहीं होती। 60s में नहीं होती थी, 50s में, मतलब ब्रिटिश ईरा उठा के देख लें कितनी हुई है, 70s में नहीं होती थी, 80s में भी ये चीज़ें नहीं थी। तो जर्नलिज्म ये जो कंसेप्ट इन्होंने बना दिया ना कि सिर्फ वही सहाफ़ी है जो हमारी लाइन लेगा, हमारी बात करेगा और पॉपुलर लाइन लेगा, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। मादरत के साथ लोग हर वक्त भी सही नहीं सोच रहे होते, बहुत सारी चीज़ें मैं भी सही नहीं सोच रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वही सही होगी। जो फैक्ट्स बेस वो चीज़, जर्नलिस्ट का काम फैक्ट्स बेस करना होता है। उसने पॉपुलैरिटी नहीं देखनी होगी, कौन से लोग तालियां बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, झुमरे मारेंगे और मेरी फॉलोइंग बढ़ेगी। मतलब अगर ये आके उस पर नुक्ता लिया, फॉलोइंग लेना कितनी आपके लिए मुश्किल सी बात है। बताते जाएं, लोगों को झूठ बोलते रहें, लोग बड़े खुश होते हैं। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी यकीनन। उन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये आसान है, बनस्बत इसके उनको समझाने की कोशिश करें कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ बना लें, सौखा काम है, 2 मिनट में बन जाएंगे यूँ उसमें चुटकी में। उनको बताने की कोशिश करें, नहीं ये आपको फलां फलां हुकूमत, फलां फलां वजीर आपको इस तरीके से उल्लू बना रहे हो। कहते नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कन्विक्शन उनके बने हुए वहाँ पे। अभी इसी का मैं आगे चीज़ें देख रहा था पेट्रोल की, ये भी करना चाहिए, कर सकते हैं, वैसे इन्हें करना चाहिए, क्योंकि लोग हम खुश रहते हैं इसमें। शौकत तरीन साहब ने क्या किया था, मैं इसकी स्टोरी पढ़ रहा था उस दिन में। उस वक्त इन्होंने उठाए बिलियंस ऑफ रुपीस, इन्होंने उठाए इससे डेवलपमेंट बजट से उठाए।
इन्होंने वहाँ पे जो पीएसडीपी था, ये खुद माना है, इन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जो हमें भूल गया है। जिससे मोटरवेज बनने थे, सपोजली बस सड़कें बनने थी, स्कूल बनने थे, फर्नीचर लाइनर, या आपकी वहाँ पे नौकरियां जनरेट होनी थी, क्योंकि डेवलपमेंट जब शुरू होती है तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसमें जाता है, सीमेंट है, बिजली है, लोगों को मजदूरी मिलती है। इन्होंने वहाँ से पैसे उठाए 250-300 रुपया उठा के इन्होंने पेट्रोल की सब्सिडी में दे दिया। अब जरा देखें कि लोगों को पेट्रोल जो, और अगेन जो वहाँ पे तबका है, जो अमीर तबका है बहुत सारा है, वो जो अफोर्ड कर सकता है उनको भी सब्सिडी मिल रही थी। ये भी एक काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे, इन्हें करना भी चाहिए मेरा ख्याल। लोग साफ है उसमें तंग होते हैं, लोग इस पे होते हैं ठीक है कि आप भी निकालें डेवलपमेंट बजट, स्लैश करें, लोगों को वहां से निकालें पैसा। कर दिया है काफी सारा, वो तो खत्म कर दिया सर वो करके गए ना। अब ये अनपॉपुलर बात है जो मैं बताऊंगा, लोग नाराज होंगे, मेरी फॉलोइंग कम हो जाएगी, होने दें जनाब। आपने डेवलपमेंट बजट उठाया, आपने पेट्रोल को सब्सिडी दे दी, ठीक है, जो कि आपको आपने टैक्सेस इकट्ठे किए थे इसलिए कि आपने डेवलपमेंट करानी है। इनको भी यही कुछ करना चाहिए, लोग सुबह खुश हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी बिलियंस ऑफ यानी रुपीस का सुपरफिशियल मैनेजमेंट करनी चाहिए जिससे लोग आर्टिफिशियल लोग खुश होते हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, उनको समझाना कि आपको हुकूमतें इस तरीके से बेवकूफ बना रही हैं। ये भी निकालें, बजट निकालें, डालें पेट्रोल में 20 रुपए 30 रुपए कम करें, ये सुबह बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, आपके पास ये उसका डेवलपमेंट का बजट नहीं रहेगा, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, नौकरियां नहीं जनरेट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।